नमस्कार विद्यार्थियों की विशेष मांग पर आज मैं स्पेशली आपके लिए ग्रीक कला के ऊपर वीडियो लाया हूँ। ये ग्रीक कला वस्तुतः बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। कला का ये जो अध्याय है इसमें बहुत विस्तार है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको संक्षेप में सारगर्भित रूप में आपके सामने सरल रूप में प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि विद्यार्थियों के लिए भी एक संक्षिप्त नोट्स रेडी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक एक बात को इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी प्रकार की सभ्यताएं आएंगी, जितने टाइमिंग आएंगे, उनको खास तौर से ध्यान से आप नोट करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि यदि आप जरा सा बिखरे, अपने माइंड को इधर उधर बिखेरे, तो ये अध्याय गायब हो जाएगा। निश्चित जानिए, बहुत ही मेहनत से मैंने इसको सरल रूप में लाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीक कला साइक्लेडिक और मिनोअन सभ्यता से शुरू हुई। आपको याद होगा मिनोअन कला के ऊपर हमारी वीडियो है। साइक्लेडिक और मिनोअन कला से ग्रीक कला शुरू हुई, जिसने हेलेनिस्टिक काल के विकास के साथ ही पश्चिमी देशों की शास्त्रीय कला को जन्म दिया। इसके 3 खंड हैं, जिसे ज्यामितीय काल यानी ज्योमेट्रिक एज, पुरातन काल यानी आर्काइक एज और शास्त्रीय काल यानी क्लासिकल एज कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रीक कला का विकास के 3 कालखंड हैं, जिसे हम जियोमेट्रिक एज, आर्काइक एज और क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। इसी कालखंड के साथ और बाद के में हेलेनिस्टिक काल 350 बीसी से 146 बीसी तक में विकास हुआ। ग्रीक कला के द्वारा पश्चिमी शास्त्रीय कला का जन्म हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। एक बात और है कि जियोमेट्रिक एज को प्री जियोमेट्रिक एज को डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय में डोरियन जाति के लोगों ने ग्रीक पे आक्रमण किया था, जिससे काफ़ी वहाँ पे तहस नहस हो गई थी। वो एज, उस काल को हम लोग ग्रीक के डार्क एज के नाम से जानते हैं, जो 1100 ईसा पूर्व के आसपास रही, जो माइसिनियन सभ्यता के अंत से लेकर 750 ईस्वी पूर्व के पुरातन युग यानी जो आर्काइक एज मैंने कहा, उसकी शुरुआत तक में ग्रीक इतिहास की अवधि मानी जाती है। ग्रीक कला ने पूर्वी सभ्यताओं, रोमन कलाओं और इसके संरक्षकों के प्रभावों को आत्मसात किया, ग्रहण किया। प्राचीन ग्रीक कला जो थी, मानव शरीर के प्राकृतिक किंतु आदर्शवत चित्रण के विकास के लिए जानी जाती है। ग्रीक काल में विशेष रूप से जो विकास हुआ है, वो मानव आकृति का विकास किया गया, और जो बहुत ही प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से किया गया। उसके साथ ही आदर्शवत्ता भी रखी जाने की कोशिश की जाने लगी। इसमें बड़े पैमाने पर नग्न पुरुष आकृतियों को आमतौर पर नए सौंदर्य प्रतिमानों के साथ ध्यान में रख करके, नए प्रतिमा को ध्यान में रख करके निर्माण किया गया। ग्रीस में कलात्मक निर्माण प्रागैतिहासिक पूर्व ग्रीक साइक्लेडिक और मिनोन सभ्यताओं से शुरू हुआ। ये दोनों सभ्यता स्थानीय परंपराओं और प्राचीन मिस्र की कला से प्रभावित थी। अंडरस्टैंड? अब हम लोग आगे बात करते हैं। ग्रीक कला मुख्य रूप से 5 रूपों में है। ग्रीक कला के 5 रूप हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है वास्तुकला, दूसरा है मूर्तिकला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन और गहने बनाना। इसमें सबसे पहले विकास जो है मिट्टी के बर्तन का ही हुआ। इसी के ऊपर हम सबसे पहले चर्चा भी करेंगे। ग्रीक कला में मिट्टी के बर्तन या तो काले रंग की डिजाइन के साथ नीले हैं, या नीले रंग की डिजाइन के साथ काले हैं। ज्यामितीय काल की कला में यानी डार्क एज की जो ग्रीक कला जो प्रारंभिक चरण है, उसकी बड़ी विशेषता है फूलदान पेंटिंग में ज्यामितीय रूपांकनों का उपयोग। एकदम जियोमेट्रिकल पैटर्न पर ये डिजाइन चलते हैं। circa 900 से 700 ईस्वी पूर्व के दौरान यह विकसित हुई। इसका प्रमुख केंद्र एथेंस था, और वहाँ से यह शैली ईजियन के व्यापारिक शहरों में फैल गई। ग्रीक समाज के भीतर आम दिनचर्या में फूलदानों के विभिन्न उपयोग का उद्देश्य हुआ करता था, जिसमें अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम समय में संस्कार में फूलदान प्रयोग किए जाते थे, और संगोष्ठी फूलदान, ये दोनों प्रकार शामिल हैं।
याद होगा कि इस प्रकार के फूलदान हमने माइसीनिया की संस्कृति में भी बताया है, माइसीनियन पॉटरी के अंतर्गत में भी बताया है। तो अंत्येष्टि संस्कार के जो फूलदान होते थे, अंतिम संस्कार के फूलदानों में या तो अंतिम संस्कार के दृश्य दर्शाए गए, बल्कि उनके व्यवहारिक उद्देश्य भी हुआ करते थे जो ऐसे पॉट बने। अंतिम संस्कार के बाद इसमें राख को रखा जाता था, और यदि जिस व्यक्ति का अग्नि से दाह संस्कार नहीं हुआ, कब्र में संस्कार हुआ, तो कब्र की पहचान हेतु निशान के रूप में उस फूलदान को वहां पर स्थापित कर देते थे। इससे उस कब्र की पहचान होती थी कि इस अमुक फूलदान वाला व्यक्ति इस अमुक व्यक्ति का है। इस अंत्योष्टि उपयोग के अलावा यूनानियों ने सामाजिक संगोष्ठियों के दौरान भी विभिन्न पात्रों का उपयोग किया। ग्रीक संगोष्ठी एक सामाजिक सभा हुआ करती थी जिसमें केवल कुलीन पुरुषों को ही भाग लेने की अनुमति थी, सभी लोग इसमें भाग नहीं ले सकते थे। जो वेसल्स बनाए गए उनमें जैसे वाइन कूलर, जग, विभिन्न प्रकार के पेय पीने वाले कप और मिक्सिंग बर्तन ग्रीक ज्यामितीय दृश्यों से सजाए गए। कुछ दृश्यों में शराब पीने वाली पार्टियों या डायनोसिस और उनके अनुयायियों को दर्शाया गया। प्रारंभिक ज्यामितीय काल का जो टाइमिंग है 900 से 850 ईस्वी पूर्व में, उसमें वेसल्स की ऊंचाई बहुत बढ़ी हुई मिलती है, जबकि सजावट जो है वेसल्स के गर्दन के चारों ओर पात्र के मध्य तक ही सीमित है। इसकी शेष सतह पर मिट्टी की एक पतली परत ढकी हुई होती थी जो फायरिंग के दौरान एक गहरा चमकदार धात्विक रंग को, मतलब धातु के रंग को प्राप्त कर लेती थी। यही वो दौर था जब मिट्टी के बर्तनों में डिजाइन में मेंडर की बुनावट, एक ही रेखा के नियमित प्रवाह से बनी सजावटी डिजाइन को हम मेंडर कहते हैं, बनाया गया था, जो ज्यामितीय कला का विशेष तत्व था। इस समय पात्र के आकार में भी अनेक नए अन्वेषण हुए। विशेष रूप से जो श्मशान की राख रखने के लिए बनाए गए एम्फोरा पात्र थे, उसमें बदलाव जो हुए। पुरुषों के लिए जो पात्र बनाए जाते थे एम्फोरा पात्र, उसके गर्दन या कंधे पर हैंडल बने हैं, जबकि महिलाओं के लिए जो पात्र बने हैं उनके पेट पे, पेटी के पास, कमर के पास हैंडल बने हैं। अब टाइम आता है मध्य ज्यामितीय काल का, मिडिल एज जिसको कहते हैं। 850 से 760 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। यहाँ क्या होता है इसमें कि सजावटी क्षेत्र जो है, इसका दायरा कई गुना ज़्यादा अब दिखने लगता है। जो बर्तन के ऊपर वाले हिस्से में पूर्व में डिजाइन बनते थे, बाकी हिस्सा प्लेन रहता था, अब इसमें सजावटी हिस्सा ज़्यादा दिखता है और पूरे बर्तनों के ऊपर एक जालीदार जाल जैसे डिजाइन बने हुए दिखाई देते हैं। और इसमें भी मेंडर की डिजाइन को प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र मेटॉप में रखा गया, जो दोनों हैंडल के बीच में व्यवस्थित होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर ज्यामितीय काल की। 760 से 750 ईस्वी पूर्व में डिप्लिंग चित्रकार द्वारा बनाया गया 1.62 मीटर हाइट का एम्फोरा जो वेसल्स है, एम्फोरा पात्र है, इससे हम इस पीरियड की पहचान करते हैं। यह पात्र एक कुलीन महिला की कब्र की पहचान के लिए बनाए गए थे। पूरे फूलदान की परिधि को कवर करने वाली कई क्षैतिज बंद ज्यामितीय शैली की विशेषता रही है। इन क्षैतिज पंक्तियों के बीच ज्यामितीय कलाकार जो थे, उन्होंने कई अन्य सजावटी रूपांकनों का प्रयोग किया, जैसे जिगजैग, ट्रायंगल, मेंडर शेप। मेंडर शेप क्या होता है कि एक खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न को बार बार एक ही लाइन वो मूव करते हुए बनाती है, ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाती है, और स्वास्तिक जैसे डिजाइन बनाए गए। पुरातन काल या आर्केइक एज की दृश्य कला में नैसर्गिकतावाद यानी नेचुरलिज्म और रूपात्मकता यानी फिगरेटिव की तरफ एक बदलाव दिखता है, झुकाव दिखता है, जो इस काल की मुख्य विशेषता रही। यह वह अवधि थी जिसमें स्मारकीय मूर्ति शिल्प का ग्रीस में निर्माण हुआ, मोनुमेंटल स्कल्पचर, और ग्रीक के उत्तर ज्यामितीय काल यानी लेट ज्योमेट्रिक एज के दौरान दोहराए जाने वाले पैटर्न से लेकर प्रारंभिक काल के जो लाल आकृति वाले फूलदान
तक के मिट्टी के बर्तन की शैलियाँ रही, उन सब में बहुत परिवर्तन हुए। पुरातन काल के प्रारंभिक भाग में मिट्टी के बर्तनों और मूर्ति कला दोनों में विशिष्ट रूप से ओरिएंटल प्रभाव देखा गया, प्राच्य प्रभाव देखा गया। अब इसकी मूर्ति कला पर हम बात करते हैं। कठोर पत्थर में आदम कद मूर्ति का निर्माण ग्रीस में पुरातन या प्राचीन काल से ही शुरू हुई। यह कुछ हद तक प्राचीन मिस्र की पत्थर की मूर्ति कला से प्रेरित था। यूनानियों ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि कलात्मक प्रयास के लिए मानव रूप सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अपने देवताओं को भी मानव के रूप में देखते हुए कला में पवित्र देवीय और सामाजिकता और भौतिकता के बीच थोड़ा अंतर रखा गया, जिसमें मानव शरीर को सामाजिक रूप से और दैवीय रूप से दोनों हेतु पवित्र और प्रयोज्य माना गया, प्रयोग करने योग्य माना गया। सबसे प्रसिद्ध पुरातन मूर्तिकला कोरोस और कोरे हैं, जो एक महिला की आदमकद सम्मुख मूर्ति है। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में साइक्लेडस में बनाई गई थी। 660 से 650 ईस्वी पूर्व के बीच संभवतः सबसे पहले निर्मित कोर की खड़ी प्रतिमा नक्सास टापू की एक महिला निकेंद्रे ने बनवाई थी, जो इसने डेलोस टापू पर स्थित ग्रीक देवी आर्टिमस के मंदिर में समर्पित किया था। यह प्रतिमा उस आर्टिमस देवी के मंदिर में स्थापित किया गया, जबकि इसके तुरंत बाद कुरोस शिल्प का निर्माण हुआ। अब कुरोस या कोरे क्या है वो मैं बताता हूँ। कुरोस या कोरे या कोरे मूर्ति का निर्माण इंसानों और देवताओं दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियों के लिए किया जाता था। इसमें कोर जो है महिला मूर्तियों के लिए और कोरस जो है पुरुष मूर्तियों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 650 ईस्वी पूर्व में जब कोर मूर्तियों को व्यापक रूप से निर्मित किया गया, वैसे में डेडालिक शैली ने ग्रीक मूर्ति कला में एक उपस्थिति दर्ज की। इस शैली में महिला से जुड़े विषयों को ज्यामितीय पैटर्न में ढालने पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे कोई महिला की आकृति है तो उसके चेहरे के चारों ओर जो बाल हैं बिखरे हुए, उसको जियोमेट्रिक पैटर्न में डिजाइन करके बनाए गए। बालों की बनावट का विशेष रूप से जियोमेट्रिक पैटर्न में महिलाओं की आकृतियों में दिखता है। यदि वस्त्र है महिलाओं के तो उसमें भी जियोमेट्रिकल दिखते हैं। पुरुष मूर्तियों में उन्हें अक्सर एक पैर सामने रखा हुआ बनाया जाता था, जिसे मानो वो गति में हो, चल रहे हो। 6ठी शताब्दी के दौरान आर्टिका प्रदेश की कुरोई मूर्तियां अधिक सजीव और नेचुरलिस्टिक हो गई है, नैसर्गिक हो गई है। यद्यपि यह प्रवृत्ति पूरे ग्रीक प्रदेश में और कहीं नहीं दिखती। 6ठी शताब्दी के आखिरी भाग में अब आइए इस शैली की मूर्तियों का प्रचलन बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि कुरोई मूर्तियों को बनवाने वाले जो कुलीन लोग थे, सामाजिक लोग थे, यहाँ पे विशेष मैं जोड़ूंगा एक लाइन कि वहाँ ग्रीक में इन मूर्तियों को बनाने के लिए जो मध्यवर्गीय समाज थे, धनिक वर्ग थे, वे लोग इसको स्पॉन्सर किया करते थे, कमीशन किया करते थे, तब मूर्तिकार बनाते थे। ज़्यादातर सामाजिकों के, धनिकों के आश्रय में ही वहाँ की कला डेवलप हुई। तो कुलीन लोगों ने इसके प्रभाव को जब नकार दिया किसी कारणवश, तब कुरोई मूर्ति शिल्प बनने बंद हो गए। अब तक विद्वानों को लगभग 480 कुरोई शिल्प प्राप्त हुए हैं। प्राचीन ग्रीक या यूनानी मूर्तियाँ ज़्यादातर 2 प्रकार की सामग्री से बनी हुई मिलती हैं। पहला है पत्थर, विशेष रूप से संगमरमर या हाई क्वालिटी के लाइमस्टोन का प्रयोग अधिकतम किया गया। इसे धातु के औजारों से हाथ से तराशा जाता था, कोई मशीनरीज नहीं हुआ करती थी। दूसरा माध्यम था कांस्य की मूर्तियाँ। यह भी बहुत हाई क्वालिटी की थी, लेकिन धातुओं की पुनः प्रयोज्यता यानी दोबारा उपयोग किए जाने के कारण बहुत कम संख्या में धातुओं की मूर्तियाँ मिली हैं। वे आमतौर पर लॉक्स वैक्स टेक्निक में, जिसे हम मोम विलुप्तीकरण टेक्निक जानते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के रूप में आमतौर पे अंग्रेजी में ही हम इसे जानते हैं, तो उसी विधि में ये बनाए गए। अब
पत्थर की मूर्तियां पूरी तरह से राउंड स्कल्पचर में बनाई गई, जो चारों ओर से दर्शन हेतु उकेरी हैं, मुक्त हैं, खड़ी हैं। आंशिक रूप से नक्काशी युक्त उभारदार शिल्प भी कुछ बने हैं, लेकिन वो पृष्ठभूमि पट्टिका से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि डोरिक पद्धति के वास्तुशिल्प द टेम्पल ऑफ हेफास्टस के फ्रिज शिल्प या कब्र की स्टलाई में बने हुए डिजाइन में देख सकते हैं। अब यहाँ फ्रिज और स्टलाई एक शब्द है, ये इन दोनों शब्दों पे भी गौर करिएगा। फ्रिज भी एक टर्म है जो रिलीफ स्ट्रक्चर के लिए, जब रनिंग स्ट्रक्चर बनते हैं रिलीफ में, उसके लिए प्रयोग किया गया। स्टलाई कब्र की शिल्पों के लिए किया गया टर्म है। अब इसके अलावा क्राइसेलेफेंटाइन या सोने या हाथी दांत की मूर्तियां, क्राइसेलेफेंटाइन जो शब्द है, इस सोने और हाथी दांत से जो मिली हुई मूर्तियां होती थी उनके लिए प्रयोग किया गया। तो उन मूर्तियां भी बनी हैं सोने और हाथी दांत के मिश्रण से, लेकिन ये मूर्तियां केवल और केवल धार्मिक उद्देश्य से बना करती थी। उन्हें मूर्ति कला का उच्चतम रूप माना जाता था और अभी केवल उनके कुछ ही खंडित टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। चित्रकला की अब हम बात करते हैं। मिट्टी के पात्रों के ऊपर निर्मित आकृतियों के चित्रण के अलावा भित्ति चित्रण के उदाहरण हमें प्राचीन ग्रीक कला में बहुत कम मात्रा में है, अप्राप्य हैं, लेकिन वहाँ के अनेक साहित्यिक ग्रंथों में उल्लेख इनका प्रॉपर वे में मिलता है। अनेक चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। अनेक चित्रकारों के नाम भी हमें ज्ञात होते हैं। कुछ एक चित्रकारों के नाम मैं बता रहा हूँ। एंटीफिलस, सियोन का सिमोन, इफ्रानोल, पनियानस, टिमार्टे, पासियास, ये सब ग्रीक कला के पेंटर्स हैं। दुर्भाग्य से रंग सामग्रियों की खराब होने वाली प्रकृति और पुरातनता के अंत में उथल पुथल होने के कारण ग्रीक के पैनल पेंटिंग जो है, पैनल चित्र हैं, एक भी नहीं बचे हैं। हाँ, बाद के दिनों में बने इन चित्रों की अनुकृति के अवशेष अवश्य मिलते हैं, जैसे कि रोम की ग्रीक कॉलोनी में बना हुआ टॉम्ब ऑफ डाइवर की कृति, एक गोताखोर की आकृति है जो ऊपर से कूद रहा है। वो यह आकृति ग्रीक में उसके कब्र के ऊपर बनाई गई थी। उसकी अनुकृति रोम में स्थित जो ग्रीक कॉलोनी है वहाँ पे मिलते हैं। प्लिनी या पॉसनिस जैसे लेखकों के अनुसार चित्रकला का सबसे आम और सम्मानित रूप लकड़ी के बोर्ड पर बने हुए पैनल पेंटिंग मिलते हैं, जो निजी रूप से पोर्टेबल पेंटिंग थे। इन चित्रों को एनकास्टिक मेथड में यानी मोम युक्त गाढ़े रंगों के द्वारा बनाए गए, टेम्परा विधि में भी बनाए गए। इस प्रकार के चित्रों में सामान्य रूप से रूपात्मक दृश्यों को चित्रित किया गया, जिसमें व्यक्ति चित्र और स्थिर जीवन के चित्र यानी स्टिल लाइफ शामिल हैं। वहाँ के साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर सभी प्राचीन यूनानी चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध कोर्स के एपल्स नामक चित्रकार थे, जिनकी कृति प्लिनी द एल्डर ने उन सभी चित्रकारों को पार कर लिया था जो या तो उससे पहले के चित्रकार थे या सफल माने जाते थे। उदाहरण स्वरूप पिट्स पैनल या पिट्स टैबलेट के चित्र हैं, जो पिट्स कोरिंथिया ग्रीस के पास प्राप्त चित्रित लकड़ी के टैबलेट का एक समूह है। वे ग्रीक पैनल पेंटिंग की शुरुआती जीवित उदाहरण है, लाइव है एकमात्र। वर्तमान में यह नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में रखा गया है। आप यहाँ पर भी उस कृति को देख रहे हैं। इसके अलावा पेस्टम से गोताखोर का मकबरा, जिसके विषय में मैंने अभी बताया, टॉम्ब ऑफ डाइवर, और वर्जीना में शाही मकबरों के विभिन्न चित्र हैं। इट्रस्कन और संयुक्त मकबरों में बने कई चित्र हैं जो ग्रीक शैलियों पर आधारित हैं। प्राचीन ग्रीस की कला, वास्तुकला और संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में शास्त्रीय काल 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। सामान्य तौर पर 510 ईस्वी पूर्व में अंतिम एथेनियन तानाशाह के पतन से 323 ईसा पूर्व में महान सिकंदर, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, उसकी मृत्यु तक के समय को क्लासिकल एज कहा जाता है। इस अर्थ में शास्त्रीय काल
ग्रीक के डार्क एज जो है और पुरातन काल का ही अनुगामी दिखता है, अनुसरण करता हुआ दिखता है, और कला में रोम के प्रभाव से हेलेनिस्टिक काल के रूप में यह परिवर्तित होता है। कालांतर में जब रोम का प्रभाव इसमें सम्मिश्रित होता है तब यह यूनानी कला का जो स्वरूप है, ग्रीक कला का जो स्वरूप है, उसे हम हेलेनिस्टिक काल की कला के रूप में देखते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगा। हेलेनिस्टिक काल के ऊपर वीडियो हमारी अलग आ रही है, इसके बाद आएगी। इतिहासकारों ने प्राचीन यूनानी कला को 3 चरणों में विभाजित किया, जो मोटे तौर पर सामान्य नामों से हमें इतिहास जो जानते हैं। इन्हें पुरातन काल, शास्त्रीय काल और हेलेनिस्टिक काल भी कहा जाता है। वैसे जो मैंने पहले बताए हैं कि जो डार्क एज का एज है, जिसको हम एकदम प्रारंभिक एज मानते हैं, दूसरा एज आर्काइक एज है, तीसरा क्लासिकल एज, इसके बाद हेलेनिस्टिक का एज आता है। तो पुरातन काल जिसको आर्काइक एज आमतौर पर 1000 ईसा पूर्व से दिनांकित है। 480 ईसा पूर्व से 448 ईसा पूर्व के फारसी युद्धों के समय का आमतौर पर पुरातन और शास्त्रीय काल के बीच के विभाजन रेखा के रूप में हम देखते हैं। और 323 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर की मृत्यु को हेलेनिस्टिक काल से शास्त्रीय काल को अलग करने वाली घटना के रूप में हम देखते हैं। ये 2 मुख्य अंतर कैसे कैसे डिवाइड किया है विद्वानों ने, उसको मैंने बताया। हेलेनिस्टिक काल के दौरान ग्रीक का सांस्कृतिक प्रभाव और शक्ति अपने भौगोलिक विस्तार के चरम पर पहुंच जाता है। भूमध्य सागरीय दुनिया और अधिकांश पश्चिमी और मध्य एशिया में प्रमुख होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में भी कला, ज्योतिष, अन्वेषण, साहित्य, रंगमंच, वास्तुकला, संगीत, गणित, दर्शन और विज्ञान में ग्रीक की समृद्धि और प्रगति का अनुभव किया जा सकता है। हेलेनिस्टिक कला के ऊपर मैंने आपको बताया है कि मैं अलग से वीडियो दूंगा, तो उसमें पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। बेशक कला के विभिन्न रूप ग्रीक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गति से विकसित हुए और एक कलाकार से दूसरे कलाकार तक में भी यह विभिन्नता देखी जाती है। एक काल से दूसरे काल की कला में बहुत ही शार्प ट्रांजिशन नहीं था, संक्रमण रेगुलर जारी रहा था। प्राचीन ग्रीस की कला ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विशेष रूप से मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्रों में कई देशों की संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला है। पश्चिम में रोमन साम्राज्य की कला काफ़ी हद तक ग्रीक मॉडलों से ली गई। पूर्व के देशों में भी सिकंदर महान की विजय ने ग्रीक के साथ कई शताब्दियों तक के लिए परस्पर आदान प्रदान की शुरुआत की। मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियां, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीको बौद्ध शैली, बौद्ध कला प्रकाश में आई, जापान तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है। यूरोप में पुनर्जागरण का अनुसरण करते हुए मानवतावादी सौंदर्यवाद और यूनानी कला के उच्च तकनीकी मानकों ने यूरोपीय कलाकारों की अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, अनुसरण करने के लिए बाध्य किया। तो इतनी सारी चीज़ें हुई जो ग्रीक कला का इम्पोर्टेंस बताता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे इस लेक्चर में आपको ग्रीक कला के विषय में विस्तार से किंतु सार रूप में, संक्षेप में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। निश्चित है लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करिए। नमस्कार, धन्यवाद।